जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत बढ़िया होंगे, बहुत शानदार होंगे। आप कहेंगे भैया आपने कहा था कि हम 1 बज करके 1 मिनट पर मिलेंगे और हम 3 मिनट लेट मिल रहे हैं। तो रियली सॉरी, उसका कारण है कि आज हमारे वो बच्चे 90% प्लस लेके आई यूपी हमारे ट्यूशन क्लासेस से पढ़े थे। आज उनका एक प्रोग्राम था, तो बच्चों का तुम्हें पता ही है, उस वजह से उतना लेट हम हुए हैं। तो आज की क्लास में हमारा टॉपिक होगा अंगल मैसूर युद्ध। अंगल से यहाँ हमारा मतलब है अंग्रेजों और मैसूर राज्य के बीच में युद्ध हुए, वो हमको समझने हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या कितने साथी बता सकते हैं कि अंग्रेज और मैसूर साम्राज्य के कितने वॉर हुए थे, या टोटल कितने बैटल इनके बीच में लड़े गए? कितने साथी बता सकते हैं? पीयूष यादव, बिन्नी, सचिन, एस्पायरेंट्स, अन्नू, आशीष, आराधना, हर्ष दीक्षित, तान्या, वैस, श्रियंशी, रोशन, वैष्णवी, सारे प्यारे साथियों का बहुत सारा स्वागत है। तो भैया 4 वॉर हुए, कुछ साथियों ने कहा है 3 वॉर हुए थे। वो 4 वॉर हुए हैं, टोटल 4 बैटल लड़े गए उनके बीच में, और 4 बैटल कैसे लड़े गए वो हमको समझ। अच्छा, पिछली क्लास में आपने क्या सीखा? अंग्रेजों ने किस राज्य पर अपना जो है कब्जा जमा लिया? पहले तो उन्होंने, आप लोग सब जानते हैं कि पहले तो उनकी शुरुआत हुई थी कि वो मुगल सम्राटों से आपका क्या परमिशन लेते थे व्यापार के लिए, और धीरे धीरे जब उनकी शक्ति बढ़ी तो जिस समय वो कर्नाटक युद्ध में व्यस्त थे, उसी समय पर आपका 1756 से 1763 हमने बताया कर्नाटक का वॉर हुआ था, आपका 3rd वॉर। और उसके बाद में 1764 के बक्सर के युद्ध के जीतने के बाद में उन्होंने बंगाल को जीता। यानी बंगाल का क्षेत्र किसके अधीन आ गया है अब? आप कहेंगे बंगाल का क्षेत्र जो है वो अधीन आ गया है अब आपके इन शासकों के। तो उनका नाम है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी अंग्रेजों के अधीन आ गया है। अब अंग्रेज जो है इससे आगे बढ़ने का सोचेंगे। अब ऐसा तो था नहीं, अंग्रेज जो भारत के राजाओं की तरह थे कि भाई क्षेत्र छोड़ के वापस कर देते थे। उन्होंने तो जिस क्षेत्र को जीत लिया सो जीत लिया। अब उनकी नज़र जो गई, यहाँ ध्यान से देखना, अब उनकी जो नज़र गई कि भारत के स्टेट्स आप जानते होंगे, आप जानते हैं आज का जो बंगाल है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इस वाले क्षेत्र पे अंग्रेज आपका कामयाब हो चुके हैं। यह बात हम जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि जो हमारा कर्नाटक वाला क्षेत्र था, यानी कर्नाटक में युद्ध चल रहा था, हैदराबाद में चल रहा था एक तो, और एक चल रहा था आपका कहाँ पर, कर्नाटक में। तो इस वाले क्षेत्र में भी उनका बहुत प्रभाव हो गया था, इस वाले क्षेत्र में, ठीक है। तो आप कहेंगे हाँ जी, यानी कि यहाँ पर आपका जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अपना साम्राज्य फैला चुकी थी। यस और नो? यहाँ तक की बातें क्लियर थी। तो हमें आज इससे आगे की कहानी सुननी है। और जो मैसूर है, मैसूर यानी कि वर्तमान जो कर्नाटक है, वो आपको पता होना चाहिए, इस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। और जो मैसूर आपका पड़ता है, यहाँ पर पड़ता है, ज्योग्राफी में आप पढ़ते होंगे, मालाबार तट। कौन सा तट है? मालाबार तट। और मालाबार तट किसके लिए जाना जाता है? तो आप कहेंगे मालाबार तट भैया मसालों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ से लेकर के आपका केरला तक मसालों के लिए, इसीलिए तो वास्को डिगामा भी इधर आया था आपका। क्या कहेंगे, किसके लिए प्रसिद्ध था ये? मसालों के लिए। यानी कि यहाँ पर आपका जो स्पाइसेस थे वो बहुत मिलते थे। अब अंग्रेजों की नज़र थी कि कैसे भी करके वो मालाबार तट पर पहुंचे, और मालाबार तट पर पहुंचने के पीछे उनकी कहानी क्या रही, ये सब हमको समझना पड़ेगा आज की क्लास। शुरू करें? एक बार थम्स अप कर देंगे जी भैया, पढ़ने के लिए हम एकदम तैयार हैं। और मैप हमेशा हर स्टूडेंट के पास में होना चाहिए, ठीक है। क्या हमारा टॉपिक है? हमारा टॉपिक है आंगल मैसूर वॉर, आंगल मैसूर युद्ध। और ये साथी आपका आंगल मैसूर युद्ध की बात करें तो कुल ये आपका 4 युद्ध हुए, कुल 4 युद्ध हुए, कुल 4 युद्ध। और 4 युद्ध, टोटल 4 वॉर ये थे आपका। और 4 वॉर कैसे कैसे हुए? इसमें जो पहला वॉर हुआ वो 1767 से 69 तक चलेगा। जो दूसरा वॉर होगा वो 1780 से 84 तक चलेगा। तीसरा जो वॉर होगा वो 1790 से लेकर के 92 तक चलेगा। और चौथा चलेगा आपका 1799 में, यानी 1799 में। ओके, ये हम सब लोगों को पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हमको ध्यान से समझना है और आगे बढ़ना है इस। ओके, तो फर्स्ट से शुरू करते हैं। ये आपका पहला आंगल मैसूर युद्ध है, ये आपका दूसरा आंगल मैसूर युद्ध है, ये आपका तीसरा आंगल मैसूर युद्ध है, एंग्लो मैसूर वॉर जिसको आप कहें, और ये चौथा था। तो कुल मिलाकर कितने युद्ध हुए? 4 युद्ध हुए। ओके, यहाँ पर पहले से शुरू करते हैं, लिखेंगे, यहाँ पर लिखें आंगल मैसूर युद्ध, यानी कि प्रथम आंगल मैसूर, प्रथम
अंगल मैसूर, प्रथम अंगल मैसूर। इससे पहले मुझको आपको कहाँ पर ले जाना पड़ेगा, थोड़ा सा हिस्ट्री में ले जाना पड़ेगा। फर्स्ट एंग्लो मैसूर, मैसूर वॉर। थोड़ा सा आपका बैक एंड पे चलते हैं, वहाँ समझते हैं। मैंने आपको मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर बताया था कि 1336 में एक साम्राज्य बना था, उस साम्राज्य का नाम हुआ करता था विजयनगर। और साथ ही 1347 में 1347 में एक और स्टेट बना था जो इंडिपेंडेंट हो गया था, उसका नाम था बहमनी, जिसकी स्थापना आपका हसन गंगू ने की थी। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरि और बुक्का नाम के दो भाइयों ने की थी। तो उन दोनों को ध्यान में देना है। कब बने थे दोनों स्टेट, जरा सोचिए। आप कहेंगे भैया 1336 में बना था आपका विजयनगर, विजयनगर, और आपका 1347 में बना था आपका बहमनी साम्राज्य। यही बहमनी साम्राज्य भविष्य में, यही बहमनी साम्राज्य भविष्य में आपका क्या हो गया था कि 5 छोटे 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 जगहों में बट गया, जिनका नाम था, एक था इसमें अहमदनगर, अहमदनगर, इसी में एक हुआ करता था बीजापुर, का नाम हम अक्सर पढ़ते रहते हैं, कर्नाटका में। इसके बाद एक था गोलकुंडा, 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 और एक था आपका बीदर, और पांचवा इसमें बन गया था बरार। क्या बोलेंगे, बरार इसमें बन। तो विजयनगर और बहमनी साम्राज्यों में परस्पर संघर्ष रहता था इन दोनों में, क्योंकि एक दूसरे के पड़ोसी राज्य थे और एक दूसरे को टेक ओवर करना चाहते थे। तो इसी संघर्ष में क्या हुआ, विजयनगर अक्सर ये चालाकियां करता रहता था कि कैसे भी करके इनके इन छोटे छोटे राज्यों को, या छोटे छोटे जो आपका अभी एरिया है, इनको अपने अंदर मिला लिया जाए। तो इसकी सूचना इनको भी थी कि भाई ये अक्सर जो है विजयनगर हमको हड़पना चाहता है। तो इन लोगों ने क्या किया, आपस में यहाँ के इन 4 के राजाओं ने आपस में वैवाहिक संबंध स्थापित किए भविष्य के लिए, आपस में शादियां की। वैवाहिक संबंधों के द्वारा इन चारों ने एक दूसरे को क्या किया, एकीकृत किया, मतलब यूनिफाइड कर लिया खुद को। और फिर कहते हैं कि भाई अब हमको विजयनगर साम्राज्य से युद्ध करना है। तो बरार इनके साथ नहीं हुआ था। अगर आपसे मैं कभी क्वेश्चन पूछूंगा कि बीजा जो आपका साथी बहमनी साम्राज्यों का संघर्ष हुआ विजयनगर के साथ में, उसमें आपका मुझे बताइए कि बहमनी साम्राज्य के कितने हिस्सों ने भाग लिया था, या कितने क्षेत्र उसके शामिल थे। तो संख्या में क्या कहेंगे, आप कहेंगे 4 शामिल थे। अब मैं पूछ लूं कौन सा शामिल नहीं था विजयनगर के साथ संघर्ष में, तो आप कहेंगे बरार शामिल नहीं था। और इन चारों ने क्या किया, आपस में प्लानिंग करके कि भाई विजयनगर, विजयनगर का उस समय साम्राज्य राजा हुआ करता था राम राय, राम राय। और इन सबके बीच में एक संघर्ष हुआ जिसको हम बोलते हैं तालीकोटा का युद्ध। ये हम जब विजयनगर समझाएंगे तब आपको समझाएंगे बहुत अच्छे से। तालीकोटा का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध बोल दें, या इसको कई बार राक्षसी तांगड़ी गांव में ये हुआ था, राक्षसी तांगड़ी में ये हुआ था, या इसी को राक्षसी तांगड़ी, या इसी को बन्नी हट्टी का वॉर भी कहते हैं। ये हुआ था साथ ही आपका संघर्ष 1665 में, 1665 में ये वॉर हुआ। इस 1665 के वॉर में आपको बहुत ध्यान से समझना है, इस 1665 के वॉर में जब ये आपस में टकराते हैं तो विजयनगर साम्राज्य की हार हुई। कौन हारा इस संघर्ष में, तो विजयनगर की जो है इसमें क्या हो गई थी, हार हुई। यानी कि विजयनगर की इसमें पराजय हो जाती है, विजयनगर डिफीट हो जाता है, या हम कह सकते हैं बहमनी एम्पायर डिफीटेड विजयनगर। ये विजयनगर हो गया पराजित। अब विजयनगर जब पराजित हो गया तो विजयनगर में भी क्या हुआ कि विजयनगर भी बट गया पराजित होने के बाद में, और उसमें भी छोटे छोटे कई स्वतंत्र शासक बने। उन्हीं शासकों में से एक था वाडियार जगह का शासक, जिसको वाडियार वंश का शासक भी बोलते हैं, चिक्का कृष्णराज। कौन था, इसी में से साथी फिर निकला आपका विजयनगर से ही आपका क्या, वाडियार वंश। और जो वाडियार डायनेस्टी था, वाडियार वंश, इसका शासक था आपका चिक्का कृष्णराज, चिक्का कृष्णराज, या जिसको कि चिक्का कृष्णराज वाडियार द्वितीय भी कहा जाता है। उतना अभी आपको नहीं जानना है, वो तब हम जानेंगे विजयनगर साम्राज्य। ये कहानी क्लियर है, बताएंगे जरा फटाफट से। सारे साथियों को इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, बोले भाई फटाफट से।
कोई परेशानी भैया? 1665 नहीं, सॉरी 1565 होगा भैया, 1665 नहीं, 1565 में, 1565 में हुआ था ये चर्चित तालीकोटा का युद्ध। थम्सअप करें जी भैया, हम इसको करेक्ट कर चुके हैं, एक बार थम्सअप करिए, इसको हम करेक्ट कर चुके हैं। तो 1565 में जब ये वॉर हुआ तो विजयनगर की पराजय हुई, और आपका उसके बाद में वहाँ छोटे छोटे राजवंशों में एक वाडियार वंश था, चिक्का कृष्णराज। अब चिक्का कृष्णराज जब गद्दी पर था तो वो बहुत शक्तिशाली शासक नहीं था। उसके समय पे क्या था कि उसके समय पर दो भाई शासन को चला रहे थे। उन दोनों भाइयों का नाम था, एक का नंदराज, नंदराज, और एक भाई का नाम था उसका कृष्णराज, कृष्णराज। अब ये डिटेल आप समझ गए होंगे मैं क्यों दे रहा हूं। और इस नंदराज के जो सेना है, इसका सैनिक हुआ करता था आपका हैदर अली, हैदर अली। क्योंकि जो संघर्ष हुआ है अंग्रेजों का मैसूर में, वो हुआ है आपका हैदर अली और उसके बेटे टीपू सुल्तान के साथ में। तो कभी भी मैं ओरिजिन आपसे जानना चाहूं कि भैया हैदर अली कहाँ से आ गया भारतीय इतिहास में, आप क्या बताएंगे? आप कहेंगे भैया दो स्वतंत्र राज्य बहमनी और विजयनगर के बीच में संघर्ष हुआ, जिसमें विजयनगर की पराजय हुई। विजयनगर छोटे छोटे खंडों में विभाजित हो गया। वहां पर एक वाडियार वंश उभरा, और उस वाडियार वंश का ऐसा नहीं था कि वाडियार वंश एकदम से उभर गया, प्राचीन शासक भी थे इनके। और चिक्का कृष्णराज इस वंश का 18वां शासक था, 18th रूलर था। तो चिक्का कृष्णराज बहुत मजबूत शासक नहीं था, शक्तिशाली शासक नहीं था उसके समय पर, वो एक नाम मात्र का शासक था। और वास्तविक शक्ति जो है वो दो भाइयों नंदराज और कृष्णराज के हाथों में थी। उन्हीं भाइयों में से जो नंदराज था उसकी सेना में सैनिक था हैदर अली। थम्सअप कर दीजिए, कहानी क्लियर है। सारे लोग बताएंगे एक बार, सारे लोग बताएं फटाफट से, सारे लोग एक बार बता दें यहां तक की कहानी क्लियर है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, सभी के यहाँ तक की बात जो है वो समझ में आ रही है। वेरी गुड, बहुत शानदार। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक की बात क्लियर आ जाती है। तो यही जो हैदर अली है, ये था तो एक सैनिक। तो इसको क्या है, इसकी शक्तियाँ धीरे धीरे बढ़नी शुरू हुई थी। और हैदर अली ने सबसे पहले क्या किया था, याद रख लेना। हैदर अली, यहाँ पे लिखना, नोट बनाना, अब इसको नोट करना। हैदर अली, हैदर अली इसकी सेनाओं में था, नंदराज की सेनाओं में था। याद रख लेना, इसने या इसने से पहले इसको बैकग्राउंड बताते हैं। हैदर अली क्या करता है, पहला बिंदु, 1755 में, 1755 में डिंडीगुल का प्रशासक बना। डिंडीगुल का, डिंडीगुल जो कि आपका मैसूर साम्राज्य में था, वहाँ पर इसकी सब शक्तियाँ बढ़ती गईं, ये प्रमोशन लेता गया, तो ये यहाँ पर प्रशासक बना। became a administrator, became a administrator of, became a administrator of डिंडीगुल। कितने लोगों ने डिंडीगुल का नाम सुन रखा है? डिंडीगुल। और यही डिंडीगुल में इसने क्या किया, डिंडीगुल में, डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार खोला, आधुनिक शस्त्रागार खोला, शस्त्रागार खोला, यानी एक आर्मरी इसने ओपन की। ओपन ए, ओपन ए मॉडर्न आर्मरी इन डिंडीगुल, डिंडीगुल। और धीरे 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 क्या है, अपनी शक्तियां बढ़ाता गया। अब आधुनिक शस्त्रागार याद रख लेना, ये हैदर अली था जिसने आज आप देखते होंगे एक अपने जैसे बंदूकें देखी होंगी, तो बंदूकों में आगे आपने देखा हो चाकू लगा रहता है, या कई बार बंदूकों में आगे नुकीली चीज लगाई जाती है कि कई बार गोली की स्थिति ना हो तो उससे क्या है आपका इस तरह से वार किया जा सके, देखा है। तो ये सब जो अस्त्र भारत में आने शुरू किए आपका बंदूकों के साथ में, तो डिंडीगुल में ही बनते थे, और अपनी पावर बढ़ाने लगा वो। और मैं अगर कहूँ तो हैदर अली एक कूटनीतिक व्यक्ति था, क्योंकि उसको दिख रहा था कि भाई अंग्रेज जो है ना ये अपनी शक्ति बढ़ा रहे हैं, अंग्रेज अपनी शक्ति बढ़ा रहे हैं। तो उसको पता था अंग्रेजों की नीति जो है वह गलत है। और इसी समय पर आपको याद होगा कि अंग्रेज कहाँ पर व्यस्त थे, आप कहेंगे 1755 के टाइम पे अंग्रेज कर्नाटक युद्ध में व्यस्त थे, हाँ या ना? आप कहेंगे जी भैया बिल्कुल व्यस्त थे। तो अगर वो कर्नाटक युद्ध में व्यस्त थे तो उसके लिए अपोजिट साइड जो थी फ्रांसीसी, तो उसने फ्रांसीसियों का साथ जो है वो अपना लिया।
और फ्रांसीसियों से कहा कि भैया हम जो डिंडीगुल में अभी आर्मरी बना रहे हैं, ये यहाँ पर हम कुछ वेपन्स बनाएंगे, मॉडर्न वेपन्स बनाएंगे, और हमको इसमें तुम्हारा सपोर्ट चाहिए। तो फ्रांसीसी भी तैयार हो गए, क्योंकि उनको भी अंग्रेजों के खिलाफ एक फ्रंट तैयार हो रहा है, और साथ में उनको पता था कि भविष्य में अंग्रेजों की नज़र जो है वो मालाबार तट की तरफ हो रही है। मालाबार तट की तरफ अंग्रेजों की नज़र होने का कारण क्या था? इसी समय पर आपको पता होना चाहिए, ये अमेरिका में क्रांति होने लग गई थी इस समय पर। ठीक है, अभी हम आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे, तब अच्छा समझ में आएगा आपको कि अमेरिका की क्रांति से भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसियों की वॉर होने का या फिर आंग्ल मैसूर युद्ध होने का क्या कारण है। ठीक है, कहने का मतलब है इसने अपनी शक्ति बढ़ाई। यहां तक की बात क्लियर। दूसरी बात याद रख लेना, 1761 में हैदर अली मैसूर का शासक बना। जो मैसूर जगह थी वहां का शासक बन गया, मैसूर का शासक बन गया। कौन हो गया? हैदर अली। ठीक है, हैदर अली, याद रखना, हैदर अली became a ruler, हैदर अली became a ruler of मैसूर इन 1761। हालांकि इसने अपने आप को राजा तो बहुत बाद में घोषित किया, ठीक है, लेकिन वास्तविक शक्ति इस समय पे इसके हाथ में आ गई, और 1776 में खुद को राजा भी घोषित कर देता है। अब इस समय पर अंग्रेज इसकी गतिविधियों को देख रहे थे, लेकिन अंग्रेज बिजी थे आपका कर्नाटक वॉर में। अब अंग्रेजों ने देखा कि यार ये तो अपनी पावर बढ़ाता जा रहा है, तो अंग्रेजों के लिए तो सिर में दर्द हो जाता था। तो अंग्रेजों ने सोचा कि भाई क्यों ना इसको अब एक काम करते हैं, इसके ऊपर हम लोगों को अपनी कमान कसनी चाहिए। अब अंग्रेजों के पास क्या है, तो मैप में आपको देखना पड़ेगा। अंग्रेजों को जब इसकी बढ़ती हुई शक्ति देखी अंग्रेजों ने, कहाँ पर था ये आपका, तो आप कहेंगे भैया ये था मालाबार तट पर, यानी कि यहाँ पर। और अंग्रेज इधर अगर हम बात करें आपसे, 1764 में क्या है, बक्सर का युद्ध जीत चुके थे। अब अंग्रेज बक्सर का युद्ध जीतने के बाद में इधर देख रहे थे, तो अंग्रेज यहाँ कैसे कामयाब हो, इसके लिए अंग्रेजों ने क्या किया। देखो यहाँ पर कौन थे, मराठा, महाराष्ट्र में कौन थे, मराठा, ठीक है। और इधर आपका जो है, इधर कौन थी, निजाम शाही थी, निजाम, जो हैदराबाद के निजाम थे। तो इसने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला कि भाई मराठों और निजाम का सहयोग ले लेते हैं, और मराठों और निजाम ने यदि हमको संघर्ष आपका सहयोग कर दिया, तो हमारे लिए जो ये संघर्ष है इसके खिलाफ वो बहुत आसान हो जाएगा। अब इनका साथ मराठे क्यों दे, तो इन्होंने क्या किया, मराठों को पैसा ऑफर किया। इन्होंने कहा, मराठों को क्या दे दिया इन्होंने, मराठों को दे दिया इन्होंने पैसा, और साथ में निजाम को दे दिए कुछ क्षेत्रीय वाले, निजाम को क्या दे दिया, कुछ क्षेत्र दे दिया। और इस तरह से ये इनकी अपनी मतलब चालाकी थी कि भाई हम इस तरह से कुछ कर लेते हैं, और हमको किसके खिलाफ लड़ना है, हमको लड़ना है आपका हैदर अली के खिलाफ में। यही सूचना हैदर अली के पास जाती है। हैदर अली जाकर के मराठों से मुलाकात करता है, और हैदर अली ये बोलता है कि भाई एक बात बताओ कि तुम जो अंग्रेजों से पैसा ले रहे हो, तो वो पैसा तो हम भी तुमको दे सकते हैं। तो कहते हैं कि जो पैसा ऑफर किया अंग्रेजों ने, उससे ज़्यादा धन दिया किसने, आपका वो दे दिया पैसा आपका किसने, हैदर अली ने। और जो क्षेत्र वो निजाम को ऑफर कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी, उससे ज़्यादा क्षेत्र दे दिया किसको, निजाम को। और हैदर अली ने अपनी कूटनीति से क्या किया, मराठों और निजाम को अपनी तरफ मिला लिया। हाँ या ना, बात क्लियर है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है कि भाई कौन है इसके विरोधी यहाँ पर, जिसकी अंग्रेज मदद ले सकते थे, मराठा और निजाम। तो उन्होंने भी संपर्क किया, और हैदर अली ने भी इनसे संपर्क किया। और जब हैदर अली ने इनसे संपर्क किया, तो इनका बन गया एक ट्रायंगल, यानी कि इनकी आपस में तिकड़ी बन गई कि भाई ठीक है, हम क्या करेंगे, अब हम अंग्रेजों को जो है यहाँ से भगाएंगे और अंग्रेजों से हम लड़ेंगे। तो इसी वजह से हुआ आपका प्रथम आंग्ल मैसूर, याद रख लेना, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। वापस चलेंगे वहीं पर लिखेंगे। 1761 में मैसूर का शासक बना और अपनी शक्ति बढ़ाई इसने। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर हुआ आपका, जो शुरू हुआ 1767 में और चला 1769 तक। अंग्रेजों का कोई पक्ष बच गया क्या? अब आप यहां पर एक बात देखोगे, आप कहोगे भैया अभी तो अंग्रेज जीते थे बक्सर के वॉर में, तो अंग्रेजों को तो ये माना जा रहा था कि मैंने आपसे जैसे कहा भी कि बक्सर के युद्ध को अंग्रेजी राज की स्थापना का कारण माना जाता है। अब अंग्रेजों की तो बड़ी प्रशंसा हो रही थी, क्योंकि वो मुगल सम्राट को हरा चुके थे, अवध के नवाब सुजाउद्दौला को वो हरा चुके थे,
तो अब तो अंग्रेज बहुत ताकतवर बन चुके थे, उनके बारे में मैसेज यही था। लेकिन किसकी कूटनीति की वजह से, हैदर अली की कूटनीति की वजह से क्या हुआ कि ये जो वॉर हुआ किस किस के बीच में हुआ आपका, एक तो हैदर अली और दूसरी तरफ थी आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेज ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी EIC लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, तो इसमें क्या बोला गया, इसमें जीत हुई किसकी, हैदर अली की। अब अंग्रेज तो बेचारे, जो उनकी अच्छी खासी इमेज बनी हुई थी वो एकदम से धूमिल हो गई, एकदम से उनकी जो इमेज थी बक्सर को जीतने के बाद में वो एकदम से खराब हो गई। और अंग्रेज अधिकारी जो था इसमें, ये वैरेलस्ट था, ये हारा गया। वैरेलस्ट ये इसमें नेतृत्व कर रहा था, इसकी हार हो गई और भैया बल्ले बल्ले हो गई। ये समझिए एकदम से क्या हुआ, हैदर अली की जो है बहुत अधिक, अगर कहते हैं कि उस समय पर प्रशंसा हुई कि उसने जीती हुई ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा दिया है, और उसने अपनी चालाकियों से या अपनी कूटनीति से कहिए कि मराठों और निजाम को अपने साथ मिला लिया। अब तो ऐसा भारत दिखता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को उखाड़ फेंकेगा और भारतीय शासक जो है वो सब इकट्ठे होकर के अब ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ेंगे। ठीक है, ये स्थिति बन गई। अब आपको पता होगा इसी समय पर एक घटना और हुई। इसी समय पर आपको पता होना चाहिए, 1769 के बाद के कुछ वर्षों की बात करेंगे। 1700 क्या बोलेंगे यहाँ पर, 1771 का जिक्र करेंगे। 2 साल बाद की बात। देखो 2 साल बाद की बात का कैसे, और मैं पहले बताऊं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको। जब अंग्रेज इस युद्ध को हार गए, यानी कि प्रथम अंगल मैसूर युद्ध में जब अंग्रेजों की हार हुई, तो उन्होंने एक प्रॉमिस किया हैदर अली को। उन्होंने हैदर अली को कहा कि भविष्य में जब कभी भी मैसूर साम्राज्य को युद्ध की आवश्यकता होगी तो ईस्ट इंडिया कंपनी उसका साथ देगी। अब मुझे बताएं, अकॉर्डिंग टू द प्रॉमिस ईस्ट इंडिया कंपनी को साथ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? आप कहेंगे हाँ जी देना चाहिए। लेकिन कुछ समय के बाद में मराठाओं को लगा कि भाई जो पैसा दिया है मैसूर ने हमको वो उपयुक्त नहीं है, या कहते हैं मराठाओं ने आपका मैसूर पर आक्रमण करना शुरू कर दिए। तो मराठाओं ने जो मैसूर पर आक्रमण किया वो किया 1771 में। उसको समझिए, क्या बोलेंगे, 1771 में, 1771 में मराठों ने मराठों ने मराठों ने मैसूर पर आक्रमण किया, मैसूर पर आक्रमण किया। क्योंकि सबको पहले कोई ऐसा तो था नहीं कि भाई संधि हो गई या बातचीत हो गई। आप सोचे कि भैया बातचीत हो गई थी तो इनकी तो बातचीत टूट जाती थी। क्या बोलेंगे, इन 1771 इन 1771 द मराठाज अटैक्ड मैसूर। तो याद रख लेना यहाँ पर क्या घटना घटी थी कि उसने अंग्रेजों से कहा कि भैया तुमने हमको प्रॉमिस किया था, लेकिन अंग्रेजों ने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। अंग्रेजों ने हैदर अली का साथ नहीं दिया। अब ये मत सोच लेना हैदर अली का साथ क्यों देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो संधि हुई तो उसमें ये बात हुई थी कि भैया तुम पैसा दोगे, एक तो युद्ध में जो खर्चा हुआ है ये तुम अंग्रेजों को देना है, और साथ में भविष्य के लिए प्रॉमिस करना है कि कोई भी वॉर होगा तो उस फ्रंट पे आप खड़े मिलेंगे। बच्चों मत बात करो अतिरिक्त प्लीज। आपको देखते नहीं है इनको, जो अतिरिक्त बातें करते हैं, जिनका क्लास में ध्यान नहीं होता, उनको मुक्ति दे दिया करो। तो बार बार बोलते हैं, इनको कोई फर्क नहीं होता। ये सही इलाज है ना, मुक्ति, मोक्ष और निर्वाण तो सबको चाहिए, अतिरिक्त बातें नहीं। ठीक है, क्लास में सिर्फ पढ़ने पे फोकस, अतिरिक्त बातों का जवाब नहीं देंगे। हम आपको पहले भी समझा चुके हैं, हम आपका जवाब देंगे तो और बच्चों के अंदर जिज्ञासा पैदा होगी, फिर वो अपने प्रश्न लिखेंगे, फिर आप कारण बन जाते हैं और सबके कक्षा के ध्यान टूटने का। आपकी बात का जवाब तो अन्य के मन में क्या आएगा, प्रश्न आएगा तो वो उसको लिखेंगे और उनका ध्यान बटेगा। कोई ऐसा ना करे प्लीज, मेरी प्रार्थना आप सब लोगों से। तो अंग्रेजों ने हैदर अली का साथ नहीं दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भैया। तो हैदर अली समझ गए अंग्रेज चालाक हैं। और यहाँ पर एक घटना घटी 1779 में, 79 में अंग्रेजों ने उसने देख लिया मराठा इनके खिलाफ है। अंग्रेजों ने माहे जो कि फ्रांसीसियों के अधीन हुआ करता था। मुझे बताएं आज वर्तमान में किस स्टेट के पास में है माहे फ्रांसीसियों के अधीन हुआ करता था। माहे फ्रांसीसियों के अधीन को जीत लिया। ये घटना है आपका कब की, 1779 की। क्या बोलेंगे, इन 1779
द ब्रिटिश एनेक्स्ड माहे, माहे जो कि क्या था, माहे अंडर फ्रेंच था, अंडर फ्रेंच अर्थात फ्रांसीसियों के अधीन था, फ्रांसीसियों। ठीक है, अब फ्रांसीसी किसका सपोर्टर है, तो फ्रांसीसी सपोर्टर है हैदर अली के, और साथ में ये जो माहे पड़ता था ये उस समय में आपका हैदर अली की सीमाओं में स्थित था। तो हैदर अली को तो चैलेंज कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर, तो भैया हम तुम्हारी टेरिटरी तुमसे छीन रहे हैं, अब तुम बताओ, तुम फ्रांसीसियों के दोस्त हो तो तुम हमारा क्या बिगाड़ लोगे। अब बड़ी चिंता हुई यहाँ पर, यार अंग्रेज तो हारे थे, उन्होंने प्रॉमिस किया था, ये तो वापस अटैक करने लग गए, ये तो बड़े चालू और कूटनीतिक हैं। तो यहाँ पर उसको एक समझ आती है। देखो यहाँ की स्थितियाँ दो हैं, दोनों स्थितियों का आपका अध्ययन करना चाहिए। जैसे मैं आपसे पूछूं, रिलेट करना थोड़ा, मैं आपसे पूछूं यूएसए कब स्वतंत्र हुआ था, अमेरिका, अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ था, तो आप कहेंगे अमेरिका जो स्वतंत्र हुआ था भैया, अमेरिका स्वतंत्र हुआ था 1776 में, तो ये इसी समय की बात है, तो इस घटना का बड़ा प्रभाव है भारत की राजनीति। तो 1776 में अमेरिका जो पर आपका आज़ाद हुआ, इधर अमेरिका पड़ता है, इधर आपका अमेरिका से इधर की तरफ देखेंगे अफ्रीका है, और अफ्रीका से इधर क्या है आपका एशिया है, तो यहाँ पर एशिया है, यहाँ पर आपका अफ्रीका है, और यहाँ पर है आपका क्या, अमेरिका। तो इन घटनाओं का क्या संबंध है वो समझना। जब अमेरिका आज़ाद हो गया तो अमेरिका में भी कौन लोग दो व्यापार करते थे, यहाँ पर भी ब्रिटिशियर्स थे और यहाँ पर आपका फ्रेंच भी थे, ब्रिटिशियर्स भी थे और फ्रेंच भी थे, दोनों का व्यापार होता था यहाँ पर। अमेरिका जब मुक्त हुआ 1776 में तो वो फ्रांसीसियों के सहयोग की वजह से हुआ, और ब्रिटेन को वहां पर क्या था, अपना कब्जा छोड़ना पड़ा। अब ये जो जगह है अफ्रीका, इसको भी हम क्यों बता रहे हैं, तो अफ्रीका से भी आपका ब्रिटेन के लोग व्यापार करते थे, यहाँ पर दास प्रथा थी, और दास प्रथा के तहत क्या करते थे, अफ्रीका से बहुत सारे दासों को खरीद करके अमेरिका में बेचते थे, और अमेरिका से प्राप्त करते थे वो यहाँ से कॉटन अर्थात कपास, कपास के कपड़े जाते थे, कपास जाता था यहाँ आपका कहाँ पर, ब्रिटेन में यानी कि यूरोप में, और यूरोप से क्या होता था, उस कपास को कपड़े बना करके उसको इंडिया के बाजारों में बेचा जाता था या एशिया के बाजारों में बेचा जाता था। कपास की कहानी क्लियर है। अफ्रीका से क्या करते थे, दास उठाते थे, मैन पावर उठाते थे, और उस दासों को बेचते थे आपका कहाँ पर, अमेरिका। उसके बदले में अमेरिका से उठाते थे कपास, कपास को ले जाया जाता था ब्रिटेन, ब्रिटेन में उसको साथ ही औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में हो ही चुकी थी, मशीनें आपका ब्रिटेन में आ चुकी थी, तो वहाँ से कपड़ा बना के उसको एशिया के बाजारों में बेचते थे, बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। लेकिन जैसे ही 1776 में अमेरिका आज़ाद हो गया, तो मुझे बताएं क्या ब्रिटेन के पास में कपास की दिक्कत होगी, हाँ या ना, बोलेंगे भैया माहे को 1773 में लिया था, नहीं भैया 1779 में लिया था, 1779, 1773 कहीं से गलत डेट हमारी लिख गई होगी, 1779 एकदम से ठीक है, क्योंकि एंग्लो मैसूर वॉर जब शुरू हुआ उसके जस्ट एक वर्ष पहले, एक साल पहले, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध से एक वर्ष पहले उन्होंने माहे को कब्जे में लिया। तो कपास की कमी होगी, आप कहेंगे हाँ जी। तो ये जो अंग्रेज इधर आ रहे हैं आपका माहे की तरफ, यानी कि जो मैसूर पर उनकी नज़र है, क्योंकि मैसूर में या मालाबार तट जो मैंने आपको बताया, यहाँ पर कपास बहुत पैदा होता था। तो मुख्य लड़ाई क्या थी, आपने देखा होगा महाराष्ट्र कर्नाटक, आप ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे, काली मिट्टी वाले क्षेत्र हैं, क्योंकि जो गुजरात में भी काली मिट्टी का क्षेत्र है, तो सूरत में तो अंग्रेज पहले से ही हैं। अब अंग्रेज कहाँ पर नहीं है, महाराष्ट्र में वो अपनी पकड़ चाहते हैं, वो लोग आपका कर्नाटक में अपनी पकड़ चाहते हैं, कि जो जो काली मिट्टी का क्षेत्र है, और काली मिट्टी के क्षेत्र को वो क्यों कंट्रोल करना चाह रहे हैं, और उनका पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वो कपास के लिए ललायत थे कि अब कपास कहाँ से आएगा। तो इसीलिए वो जो है अपने सारे प्रॉमिस तोड़ने को तैयार थे, अंग्रेजों के लिए किसी प्रॉमिस का कोई मतलब नहीं था, ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई मतलब नहीं था। तो यहाँ पर याद रखेंगे इस बात को, हाँ जी। तो 1779 में यहाँ पर याद रखेंगे अंग्रेजों ने माहे से फ्रांसीसी को जीत लिया, और साथ में उन्होंने फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद में जो संधि हुई थी, यहाँ पर एक ट्रीटी साइन हुई थी, उसको भी लिख लेना, उस ट्रीटी का नाम है मद्रास की संधि, उसको तोड़ दिया, मद्रास की संधि। कभी भी आपसे पूछे मद्रास की संधि कब हुई थी, तो जब वॉर खत्म होता है तो लास्ट ईयर यानी कि 1769 में, 1769 में, याद रखेंगे, हाँ जी। तो मद्रास की संधि को जैसे ही उन्होंने तोड़ा, तो अब यहाँ पर प्रश्न बन गया किसके लिए, क्वेश्चन वापस आए तो आपका एक चिंताजनक स्थिति थी आपका इस समय हैदर अली के लिए।
हैदर अली फिर से जाता है किसके पास में, मराठाओं के पास में और निजाम के पास में। क्योंकि इस समय पर क्या था, अंग्रेज मराठाओं को भी अपना प्रतिद्वंदी समझते थे और अंग्रेज मराठा संघर्ष भी चल रहा था। तो वो मराठे जिन्होंने एक समय पर मैसूर पर आक्रमण किया था, उससे पहले संधि भी थी, फिर से संधि हो गई और इसको बोलते हैं त्रिगुट संधि बन गई। तो फिर से कौन एक हो गए बताएं जरा अंग्रेजी राज के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने देखा कि भाई ये तो जो मैसूर से ही अपना प्रॉमिस नहीं निभा रहे हैं और मराठाओं के साथ में संघर्ष कर रहे हैं, ये तो भविष्य के लिए फिर सब लोगों को एक होना पड़ेगा। और याद रख लेना 1779 में 1779 में एक तो आपका मैसूर यानी कि हैदर अली के द्वारा जो स्थापित था, मैसूर, मराठे और निज़ाम, और निज़ाम में संधि हुई, यानी इनमें बातचीत हो गई, भैया हमको जो है अंग्रेजों से लड़ना होगा। ए ट्रीटी साइन बिटवीन ए ट्रीटी साइंड बिटवीन मैसूर, मराठाज एंड निज़ाम। एक ट्रीटी साइन हो जाती है और ये कहते हैं कि ठीक है अब अंग्रेजों को देखते हैं जाकर के, और अंग्रेजों को देखने के लिए ही यहाँ पर क्या हुआ, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। कहानी क्लियर है, हम सब करके मुझे बताएं, बता दिया करो मुझे तक बात हो। सेकंड आंग्ल मैसूर, सेकंड आंग्ल मैसूर वॉर शुरू हुआ, जो कब से कब तक चला बताइए। ये चला था 1780 से लेकर के 84। इसका घटनाक्रम समझे, इसमें क्या क्या हुआ था। तो जैसे ही हैदर अली की बातचीत हो गई आपका मराठों और निजाम से, तो उन्होंने सबसे पहले कहा अच्छा ये माहे को जीतेंगे, तो हम एक काम करते हैं, इनका सेंटर है 1780 में 1780 में अरकाट पर आक्रमण किया। अरकाट पर हैदर अली ने आक्रमण किया। हैदर अली ने आक्रमण किया और अंग्रेज बैली को हराकर, क्योंकि वहां पर नेतृत्व कर रहा था अंग्रेज बैली, कमांडर था एक, अंग्रेज बैली को हरा दिया। तो इस युद्ध की शुरुआत ऐसे हुई अंग्रेजों के खिलाफ। क्या बोलेंगे, हैदर अली अटैक्ड ऑन अरकाट in 1780 and defeated बैली, उसको हरा दिया। ठीक है, इस तरह से शुरुआत होगी। तो यहां पे लिख लेना आपका, तो यहां पर कौन है, हैदर अली वर्सेस, अब अंग्रेजों को पता चलता है, अंग्रेज अपना एक सेना नायक था जिसका नाम था आयरकूट को भेजते हैं कि भाई तुम जाकर के कैसे भी इसको कंट्रोल करो। वर्ष 1780 चल रहा है, ये युद्ध शुरू हो चुका है। जगह जगह क्या हुआ, मैसूर और अंग्रेजों के बीच में झड़प होने लगी, और ज़्यादातर जगह हाल ये था कि हर जगह मैसूर की जीत हो रही, हर जगह। कहीं कहीं छिटपुट झड़पों में ईस्ट इंडिया कंपनी की बेशक जीत हो जाती थी, लेकिन ज़्यादा जगह कामयाब कौन था, तो हैदर अली। अब यहाँ पर अंग्रेजों ने देखा कि यार हैदर अली कामयाब क्यों है, तो उनको समझ आ गया कि भाई मराठों का हमसे साथ छूट गया है। तो मराठों और अंग्रेजों के बीच ट्रीटी साइन हुई थी, सलबाई की संधि 1782 में। ये हम आपको आंग्ल मराठा युद्ध में बताएंगे, अभी आप कहीं किनारे पे लिख लेना। 1782 में एक ट्रीटी साइन हुई थी जिसको बोलते हैं सालबाई की संधि। ये किस किस के बीच में हुई थी, सालबाई संधि हुई थी आपका अंग्रेजों और मराठे के बीच में, यानी कि अंग्रेज और मराठों के बीच में। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध चल रहा था, उसी समय पर अंग्रेज और मराठों ने फिर से संधि कर ली। भैया किसी का साइड पता ही नहीं चलता था, कोई किसी से कभी भी संधि कर लेता था अपने हितों के चलते हुए। भारतवर्ष की किसी को चिंता नहीं थी, सबको अपने अपने क्षेत्र बचाने थे, अपने अपने राजवंश बचाने थे। ठीक है, तो 1782 में सलबाई की संधि हुई, तो अंग्रेज क्या हो गए, मराठों के बीच में। और ये जो मराठे थे, इसमें मराठे थे, प्रमुख थे सिंधिया,
सिंधिया जो मराठे थे, और जो आपका भोसले मराठे थे, भोसले, इन मराठों को उसने अपने तरफ कर लिया। अब उन्होंने क्या कहा कि भाई एक काम करेंगे, अब तुम्हारी तो हम लोगों के प्रति जो प्रतिबद्धता बनती है उसके तहत तुमको हैदर अली के खिलाफ हमारा सहयोग करना होगा। और उन्होंने हैदर अली के खिलाफ एक सेना भेजी, हैदर अली वर्सेज वर्सेज आयरकूट। आयरकूट, आयरकूट कहाँ का सेनापति था? ईस्ट इंडिया कंपनी का। और ये जो संघर्ष हुआ इसको बोलते हैं पोर्टो नोवा का युद्ध। पोर्टो नोवा का युद्ध, पोर्टो नोवा का युद्ध। अब चूंकि भैया एकदम से बीच युद्ध में जो मराठों के सहयोग से वो लड़ रहा था, और मराठे ही सहयोग छोड़ देंगे तो उसकी सेना कमजोर पड़ेगी, हाँ या ना? आप बोले यस और नो, आप कहेंगे हाँ जी, एकदम से हैदर अली कमजोर पड़ गया होगा। और निज़ाम का तो ये था कि वो देखता था मराठों का रुख किधर है, उसको भी अपनी सीमाओं की सुरक्षा करनी थी, तो उनका पक्ष वैसे ही हो जाता था। तो मराठों और निज़ाम ने इसका साथ छोड़ दिया और हैदर अली एकदम से कमज़ोर पड़ गया। अब हैदर अली कमज़ोर पड़ गया तो इसी युद्ध भूमि में पोर्टानोवा के वॉर में क्या हुआ? हैदर अली की मौत हो गई। यहीं पर क्या हो गया? हैदर अली की डेथ हो गई। हैदर अली की डेथ हो गई। और ये वॉर हुआ था आपका पोर्टानोवा का युद्ध 1782 में। तो कहने का मतलब है हैदर अली की डेथ कब हुई? 1782 में। वो वॉरफील्ड में ही मारा गया, यानी कि युद्ध भूमि में ही वो मारा गया। अब इसी हैदर अली का बेटा है शेर मैसूर, जिसको बाद में कहा गया टीपू सुल्तान। क्या बोलेंगे? हैदर अली का जो पुत्र था, अब उसको पता चलता है जैसे जैसे उसके पिता की डेथ हो गई है, तो उसके पुत्र का नाम है टीपू, टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान आपका क्या बोलेंगे, यहाँ पर चार्ज ले लेता है, चार्ज लेता है। टीपू सुल्तान टेक्स चार्ज। टेक्स चार्ज मतलब वो युद्ध भूमि में आ जाता है कि मेरे पिता की मौत हुई है तो ईस्ट इंडिया कंपनी से भाई मेरा दायित्व बनता है लड़ने का। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से उसने ज़बरदस्त संघर्ष किया। और ये एक ऐसी स्थिति हुई क्योंकि इसमें बार बार क्या था, मराठे इधर हो रहे थे, कभी मराठे इधर हो जाते थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी कोई भी मतलब इस युद्ध को सस्टेन नहीं रख सकता था, बना ही नहीं रख सकता था इस युद्ध की स्थिति। ऐसे हालात हो गए कि अंग्रेज और मैसूर लड़ते लड़ते संधि के लिए तैयार हो गए कि भैया इसमें अगर ट्रीटी ही साइन हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो कोई फायदा नहीं है इसमें, ये बात याद रख लेना, ठीक है? तो क्या बोलेंगे? टीपू सुल्तान ने चार्ज लिया यहाँ पर। और दूसरा अंगल मैसूर जो युद्ध हुआ 1780 से आपका 84 तक, देखना, सेकेंड आंगल मैसूर युद्ध की समाप्ति, आंगल मैसूर युद्ध की समाप्ति, युद्ध की समाप्ति मंगलौर संधि से हुई, मंगलौर संधि से हुई, मंगलौर संधि से हुई, मंगलौर संधि से हुई। सेकंड आंगल मैसूर, क्या बोलेंगे? सेकंड एंग्लो मैसूर, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर was ends with the treaty of मंगलौर। इसको मंगलौर का समझौता भी बोला जाता है, और इसको बहुत महत्वपूर्ण मार्क कर लेना आप, एसएससी इसको बहुत पूछता है, इन 1784। तो मंगलौर की संधि कब साइन हुई है आपका? 1784 में, 1784 में। इस संधि में क्या हुआ? इसमें क्या किया गया कि सभी क्षेत्र एक दूसरे को वापस कर दिए गए जिसने जिस किसी का भी क्षेत्र जीत रखा था। तो मंगलौर संधि से क्या हो गया? सभी विजित क्षेत्र वापस हुए, सभी विजित क्षेत्र एक दूसरे को वापस कर दिए गए, एक दूसरे को वापस कर दिए गए, वापस कर दिए गए, कर दिए गए। ये कहानी है। तो यहां पर समझिए अब कौन आ गया? अब बताइए, मैसूर को जो आपका लीड कर रहा है वो व्यक्ति है आपका टीपू सुल्तान। अब टीपू सुल्तान बड़े कमाल का आदमी है। टीपू सुल्तान जब गद्दी पर बैठा तो उसकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं। अब उसने देखा कि भारत में जो ये संघर्ष चल रहा है, और इसी संघर्ष में आपका एक पक्ष तो फ्रांसीसियों का है और एक आपका अंग्रेजों का है, तो उसने फ्रांसीसियों का साथ लिया।
क्योंकि उसको फ्रांसीसियों में ईमानदारी ज़्यादा दिखी अंग्रेजों के मुकाबले, क्योंकि आपने देखा होगा फ्रांसीसी ज़्यादातर भारतीय राजाओं का जो है आदेशों का पालन करते थे, अच्छे संबंध बनाए रखते थे। तो इसने कहा कि भाई मुझको जो है एकदम से एक मॉडर्न सेना चाहिए, एक नेवी चाहिए मॉडर्न, ठीक है, एक मॉडर्न आपका जैसे डिंडीगुल में हैदर अली ने बनाया था उसी तरह से इसने कहा मुझको मिसाइल बनानी है, मुझको गोला बारूद ये सब बनाना है। और इसमें फ्रांसीसियों के साथ में उसका करार हो गया। और साथ में आपका जो फ्रांसीसी क्रांति थी उसका भी बहुत बड़ा, अगर मैं ये कहूँ कि एक प्रशंसक था ये फ्रांसीसी क्रांति का बहुत बड़ा, ये अगर मैं कह सकता हूँ आपका, उसको फॉलो करने वाला ये एक व्यक्ति बना। उसके आदर्शों को इसने अपने जीवन में अपनाया। इसीलिए जब ये गद्दी पर बैठा टीपू, तो इसने खुद को सुल्तान टीपू ना कह करके नागरिक टीपू कहा। क्या कहा इसने खुद को, बताएं जरा? नागरिक। अब जैसे फ्रांसीसी क्रांति है तो वहां से कौन सी चीजें हमारे संविधान में ली गई हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि एक शब्द जरा सोचिए तो आप कनेक्ट कर पाएंगे। ये फ्रांसीसियों से इतना प्रभावित था कि इसने स्वयं को जो है एक सुल्तान ना दिखा करके, क्योंकि फ्रांस में क्रांति इसीलिए बात के लिए तो हुई कि राजतंत्र को हटा करके वहां लोकतंत्र स्थापित किया जाए, राजा जैसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए, यानी कि भाईचारे की भावना होनी चाहिए, सबके बीच में समानता का भाव होना चाहिए। तो खुद को कहता था मैं एक नागरिक हूं। तो उस समय इसकी जनता इससे बहुत प्रभावित हुई और ये फ्रांस गया जाकर के। फ्रांस में क्या था, फ्रांस की क्रांति के लिए कुछ बहुत सारे समुदाय थे जो फ्रांस की क्रांति में सहयोग ले रहे थे। जैसे उनमें से एक आपका जैकोबिन ग्रुप था, तो जैकोबिन ग्रुप को भी जाकर के इसने ज्वाइन किया, जैकोबिन क्लब की इसने सदस्यता ली, अगर आप पढ़ते होंगे तो। यानी कि ये फ्रांसीसियों का एक बहुत अच्छा सपोर्ट पाने में सफल हुआ। तो इसका रुख किधर हो गया, फ्रांसीसियों की तरफ। अच्छा, अंग्रेज इसको देख रहे हैं इस समय पर। अच्छा बेटा, तो क्योंकि अभी 1784 में वॉर खत्म हुआ है, अभी लड़ने की स्थिति है नहीं। और अंग्रेज इस समय पर स्थिति क्या है कि अंग्रेज मराठों से एक संधि कर चुके थे। मराठों ने आपका साथ देना बंद कर दिया था, आपका किसका, हैदर अली का। अब हैदर अली को इस बात की बड़ी चिंता थी कि यार मराठे अगर मेरे साथ आ जाए, ये निजाम मेरे साथ आ जाए तो बात बन जाए। लेकिन वो जो टीपू सुल्तान है वो हैदर अली की तरह कूटनीतिक नहीं था और वह मराठों और निजाम को अपने सहयोग में नहीं ला पाया। और इसमें सफल कौन हो गई उस समय, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी में एक व्यक्ति हुआ करता था इस समय पर, आपका कार्नवालिस। यहाँ पर लिखना कि इस युद्ध के बाद में जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, जैसे कि यहाँ पर भी आपको पता होना चाहिए, एक उस वर्ष बताया मैंने 1784 में। तो ये जो मंगलौर ट्रीटी साइन हुई थी इस समय, तो आपका यहाँ पर था हेस्टिंग्स। यहाँ पर कौन था आपका, वॉरेन हेस्टिंग्स था, वॉरेन हेस्टिंग्स, जो कि 1785 तक रहा था वॉरेन हेस्टिंग्स। ये मैं आपको गवर्नर के समय पर बताऊंगा। और यहाँ पर तीसरे युद्ध के समय आ गया था कार्नवालिस। तो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ, तीसरा आंग्ल मैसूर वॉर, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर, ये लड़ा गया था 1790 से लेकर के 1792 तक, ठीक है। और यहाँ पर आपका अगर हम अभी बताएंगे संधि तो बाद में होगी, 1790 से 92। अब इस समय पे इसकी तात्कालिक घटना क्या हुई थी जिसकी वजह से आंग्ल मैसूर वॉर शुरू हुआ। जैसे मैंने बताया 1779 में आपसे मैं पूछूं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण क्या रहा, तो आप कहेंगे जो अंग्रेज थे उन्होंने माहे पर कब्जा कर लिया था भैया, फ्रांसीसियों के अधीन था और मैसूर साम्राज्य में था, तो इसीलिए चैलेंज बने। तो मैसूर ने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर शुरू हुआ। तीसरे का क्या कारण रहा इसी तरह, तो तीसरे का कारण ये रहा कि इस समय पर आपका एक त्रावणकोर का शासक था, त्रावणकोर। त्रावणकोर अगर आप समझे तो त्रावणकोर कहाँ पड़ता है, आपका केरल में स्थित है। तो यहाँ पर जो त्रावणकोर था, त्रावणकोर, त्रावणकोर कहाँ पड़ता है, केरला में। तो जो त्रावणकोर का शासक था वो 2 द्वीप खरीदने की आपका प्लानिंग में रहता है। यानी यहाँ का जो राजा था वो आपका केरला में, केरला में बोले तो कोचीन में, कोचीन में, कोचीन में क्या हो रहा था यहाँ पर, कोचीन में 2 द्वीप बिक रहे थे। कोचीन में, कोचीन में 2 आइलैंड यानी कि 2 द्वीप। अब उन द्वीप जो है, द्वीपों को खरीदने की तैयारी में कौन है, आपका केरल का राजा। और ये जो केरल का राजा है त्रावणकोर का, इसके ईस्ट इंडिया कंपनी से अच्छे संबंध थे। इसमें क्या दिक्कत हुई, अच्छे संबंध थे तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, क्या कोई खरीदारी भी नहीं कर सकता। बात है, बात क्या थी, इसके अगर ईस्ट इंडिया कंपनी से अच्छे संबंध थे तो ये जो कोचीन के दोनों द्वीप थे, ये कोचीन, ये थे आपका मैसूर की सीमा में, मैसूर की सीमा में। तो मुझे बताएं अगर ये द्वीपों की खरीदारी हो जाती तो क्या अंग्रेज प्रभावित नहीं करते,
भविष्य में, हाँ या ना? तो आप कहेंगे ये मैसूर की सीमा में स्थित थे, मैसूर की सीमा में ये स्थित थे। तो इसने कहा त्रावणकोर के राजा से कि भाई तुम ये नहीं खरीद सकते हो, क्योंकि अगर तुम इसको खरीदोगे तो इसका फायदा कल को ईस्ट इंडिया कंपनी उठाएगी और हमारी जो आंतरिक आपका सुरक्षा है उससे इसको जो है ठेस पहुंचेगी और उसमें सेंध लगेगी। बात तो ठीक थी एकदम से टीपू सुल्तान की। तो उसने मैसेज भिजवाया त्रावणकोर के राजा को, तो त्रावणकोर का राजा तब भी उस डील पर पीछे नहीं हटा और उस बात को आगे बढ़ाए रखता है। और जब वो नहीं मानता है तो फिर क्या मजबूरी बन जाती है टीपू सुल्तान की किस पर आक्रमण करने की? तो टीपू सुल्तान त्रावणकोर के राजा पर आक्रमण कर देता है। अब अंग्रेजों को तो यही मौका चाहिए, तो अंग्रेजों को मौका मिल गया। भाई अंग्रेज मौका ही तो ढूंढते थे। अंग्रेजों को क्या था कि भाई कहीं भी वॉर हो तो उनको अपना जो टांग फंसाना था, तो उनको ये मौका मिल गया कि भाई ठीक है हमको वॉर करना है। और अंग्रेजों ने क्या किया इस समय पर? आपका किसका साथ दिया? त्रावणकोर का शासक का साथ दिया इसी को। यानी कि अब कौन भिड़ गए आपस में? अंग्रेज और मैसूर फिर से एक दूसरे के सामने आ गए। कॉन्सेप्ट क्लियर है? बताएं, बात क्लियर है? आप कहेंगे हाँ जी। तो इसमें क्या हुआ तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में? एक तरफ तो टीपू सुल्तान हो गया, टीपू सुल्तान हो गया, और टीपू सुल्तान के खिलाफ में कौन आ गया? तो त्रावणकोर का शासक यहाँ पर, त्रावणकोर। और त्रावणकोर के शासक की वजह से प्रत्यक्ष रूप से कौन आ गई? ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से यहाँ पर था कार्नवालिस। आपको याद होना चाहिए कार्नवालिस 2 बार भारत में रहा था, कार्नवालिस। ठीक है, यानी कि सामने सामने आपका युद्ध हो गया। लेकिन भैया इसमें क्या हो गया? टीपू सुल्तान हार गया। ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीटेड टीपू सुल्तान इन थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। तो टीपू सुल्तान जब इसमें हार जाता है तो उसके बाद में एक संधि साइन हुई। टीपू सुल्तान क्योंकि अब मजबूर हो चुका था, तो टीपू सुल्तान के साथ में उन्होंने एक संधि साइन की, श्रीरंगपट्टनम की संधि। क्या बोलेंगे? थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति, आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति, युद्ध की समाप्ति श्रीरंगपट्टनम संधि से हुई। श्रीरंगपट्टनम क्या थी? मैसूर की कैपिटल थी, याद रख लेना, जिनको नहीं पता वो लिख लो। श्रीरंगपट्टनम क्या थी? ये मैसूर की राजधानी थी। श्रीरंगपट्टनम संधि से हुई, संधि से हुई। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर या थर्ड एंग्लो मैसूर बैटल, एंग्लो मैसूर मैसूर बैटल ends with the श्रीरंगपट्टनम ट्रीटी, श्रीरंगपट्टनम ट्रीटी। ठीक है, तो तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हो जाती है। अब इसमें क्या हुआ? टीपू सुल्तान के ऊपर एक दबाव बनाया गया, भाई तुम एक काम करो कि क्या करना है तुम्हें एक तो अपना 50% एरिया, 50% जो क्षेत्र है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को देना है। अपना 50% एरिया दोगे ईस्ट इंडिया कंपनी को, 3 करोड़ रुपए हर्जाना दोगे, 3 करोड़ रुपए कंपनसेशन दोगे। हर्जाना अर्थात आपका कंपनसेशन, हर्जाना अर्थात कंपनसेशन, कंपनसेशन। ठीक है, और 3 करोड़ हर्जाना। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ था, आपको याद हो तो जब यहाँ 1792 में ये युद्ध खत्म हुआ, एक घटना घटी कि जैसे ही टीपू सुल्तान हारा तो टीपू सुल्तान के 2 बेटे को इन्होंने क्या कर लिया? आपका बंधक बना लिया, यानी कि उनको अपने गिरफ्तार कर लिया या अरेस्ट कर लिया। तो 2 बेटे कहाँ थे टीपू सुल्तान के? वो अंग्रेजों की कैद में थे। और जब तक टीपू सुल्तान ने ये 3 करोड़ रुपए हर्जाना यानी कि कंपनसेशन नहीं दे दिया, तब तक उसके दोनों पुत्रों को उन्होंने नहीं छोड़ा। बात समझ गए? अब एक घटना सोचिए, मैंने क्या कहा था आपसे कि टीपू सुल्तान क्या मराठों से संधि करने में कामयाब हुआ था, या मराठों को अपनी तरफ करने में वो कामयाब हुआ था अपने पिता हैदर अली की तरह, जैसे उसका पिता कूटनीतिक था। टीपू सुल्तान बहादुर था, इसलिए टीपू सुल्तान को कहा जाता है आपका शेर मैसूर। वो बहादुर तो था, निर्भीक भी था। टीपू सुल्तान को बोलते हैं शेर ए मैसूर, शेर ए मैसूर कहा जाता है, मैसूर का शेर इसको कहा जाता है। लेकिन ये कूटनीतिक नहीं था, ठीक है, बहुत ज़्यादा दूरदर्शी भी नहीं था, तो ये कामयाब नहीं हो पाया। और कामयाब नहीं हो पाया तो उसी का हर्जाना क्या था
कि मराठे और निज़ाम किसकी तरफ मिल गए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ। और मराठों और निज़ाम को अंग्रेजों ने प्रॉमिस ही यही किया था कि भाई तुम हमारे साथ हो जाओ, हम तुमको क्षेत्र देंगे, एरिया देंगे। और जैसे ही ये संधि हुई तो 50% क्षेत्र जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला तो उसने उसने मराठों और जैसा कि निजाम से उसने कह रखा था तो वो क्षेत्र दिया, लेकिन बड़ी चालाकी से दिया। देखो जैसे कैसे, जैसे जो यहाँ पर 3 शक्तियाँ हो गई आपका। 3 शक्तियाँ कौन कौन सी, एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी, एक थे इसमें मराठा, और एक थे इसमें निज़ाम। इन तीनों के बीच बंटवारा होना था, इसीलिए तो इन्होंने साथ दिया तीसरे में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो मालाबार वाला तट है, अब मुझे बताओ मालाबार इनको क्यों चाहिए था, क्या कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है? आपको कभी कल लिखना भी पड़ा कहीं जाकर के कि क्यों अंग्रेज मतलब मैसूर पर किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया, या आपसे कह दे कि आंग्ल मैसूर संघर्ष पर आपका एक टिप्पणी कीजिए या उस पर प्रकाश डालिए, तो आपको उस समय की घटनाएं पता होनी चाहिए। स्पाइसेस, मसाले कह रहे हैं कुछ लोग, तो बहुत सारे लोग, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कॉटन। दोनों ही कारण सही हैं, लेकिन मुख्य कारण क्या था, कपास का, क्योंकि अमेरिका से इनको कपास मिलना बंद हो गया था। तो मालाबार तट, और एक इनकी आर्मरी कहाँ पर थी, डिंडीगुल में, डिंडीगुल में। तो ये दोनों जगह जो बहुत महत्वपूर्ण जगह थी। यानी एक तो अगर हम बात करें आपसे, यहाँ पर जो तट था वो ले लिया ज़्यादातर, कुछ ही सीमा छोड़ी बस तट लगने वाली अब उसकी मैसूर की तो। और डिंडीगुल में मराठाओं से कहा कि भैया तुम ले लो, तुंगभद्रा जो नदी है, तुंगभद्रा नदी के, तुंगभद्रा नदी आप मैप में देखेंगे तो जान पाएंगे, तुंगभद्रा नदी के उत्तर का क्षेत्र, उत्तर का क्षेत्र, यानी कि द नॉर्थ साइड ऑफ तुंगभद्रा रिवर आपको मिलेगा। और निजाम तुमने हमारा साथ दिया है, तुमको देंगे कृष्णा नदी और पुन्नेर नदी के बीच का क्षेत्र, कृष्णा और पुन्नेर नदी के बीच का क्षेत्र, पुन्नेर नदी के बीच का क्षेत्र, यानी कि लैंड बिटवीन कृष्णा एंड पुन्नेर रिवर, एरिया और लैंड बिटवीन द कृष्णा एंड पुन्नेर रिवर। अब अंग्रेजों ने भैया फिर इसमें चालाकी क्या कर दी, तो अंग्रेजों ने चालाकी इसमें ये कर दी, ये जो दो एरिया थे, इन दोनों एरिया में और निजाम, मराठा और निजामों का आपस में संघर्ष रहता था पहले से ही। यानी अंग्रेजों ने चालाकी की, अपने लिए तो बढ़िया क्षेत्र ले लिया, बढ़िया जगह तो अपने लिए ले ली, और जो आपका डिस्प्यूटेड एरिया थे वो अपने सहयोगियों को दे दिए। क्योंकि अंग्रेजों की तो नज़र में है ना, अच्छा ये मराठे, अब वो सोचिए आप जरा ध्यान से, यहाँ पर सैनरियो देखिए, मैप को फिर से देखना होगा आपको। अगर ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर बंगाल के क्षेत्र को जीत चुकी है, ठीक है, भविष्य में वो यहाँ पर जीत जाएगी आपका, कर्नाटक वॉर में उसका ये हिस्सा भी आ गया आपका। तो आप कहेंगे भैया अगर भविष्य में वो आपका जो यहाँ पर आपका मराठों और निज़ाम को भी यदि जीत ले तो ये संपूर्ण जो भारत है ये किसके कवर में आ जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के। समुद्र से लगने वाला इलाका ये सब किस पर कंट्रोल हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का, हाँ या ना? आप कहेंगे हाँ जी, और वो भविष्य में करती भी उस चीज़। तो 1792 में तो वो कामयाब हो गए, दोनों को उलझा दिया, ऐसे क्षेत्र दे दिए जो आपस में डिस्प्यूटेड एरिया थे। और अब क्या होता है, अब अंग्रेजों का एक अधिकारी आया था वेलेजली 1798 में, अगर आपको पता हो। अभी तक हमने आपको क्या बताया, पहले उस पर प्रकाश डाल लेते हैं एक बार, अब आगे की बात करेंगे। श्रीरंगपट्टनम संधि हो गई, श्रीरंगपट्टनम संधि में किसको लॉस हुआ है बताओ? तो आप कहेंगे भैया टीपू सुल्तान को एकदम से लॉस हो गया है, टीपू सुल्तान का जो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है वो जा चुका है अंग्रेजों के पास में या मराठों या निजाम के पास में। तो कुल मिलाकर के टीपू सुल्तान एकदम से बैकफुट पे है। देखो श्रीरंगपट्टनम संधि की एक बात बताऊं तुमको, मुझे आज भी याद है जब मैंने एक बार CHSL का पेपर दिया था 2016 में, और 2016 में ही आपका जब मैंने CPO दिया था, तो मुझे आज भी याद है कि मेरी दोनों परीक्षाओं में श्रीरंगपट्टनम से क्वेश्चन था, CHSL से भी, और CHSL में भी था और CPO में भी था, ठीक है, CPO प्रीलिम्स में भी और CHSL प्रीलिम्स में भी, दोनों में ये क्वेश्चन आया था, मुझे अभी भी याद है। तो मैं जब कभी भी इसको पढ़ाता हूँ तो मैं इसको रिकॉल कराता था सबको। बात क्लियर है? अब क्या है, देखो महत्वपूर्ण घटना हुई कि 1798 में एक गवर्नर आया था, 1798 में वेलेजली गवर्नर बना था। वेलेजली कौन बना था? वेलेजली भैया आपका गवर्नर जनरल बना था, गवर्नर जनरल बना था। और सारी शक्तियां किसके पास होती थी आपको याद होगा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भी हमने आपको पढ़ाया, 1784 का पॉलिटी में हमने आपको पढ़ाया कि गवर्नर जनरल एक बड़ी शक्ति था। भारत में जो कोई भी ट्रीटी वगैरह साइन होती थी तो वो सब किसकी परमिशन से होती थी, तो गवर्नर जनरल की परमिशन से होती थी। वो सबसे मतलब चीफ पर्सन था ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में। ओके, तो गवर्नर, ये जब वेलेजली भारत में आया तो वेलेजली ने एक भारत में एक पॉलिसी लेके आया था, बताओ कौन सी नीति थी इसकी?
तो ये लेके आया था भारत में सहायक संधि। अभी हम आपको भविष्य में पढ़ाएंगे ये सहायक संधि, ठीक है, सहायक संधि। तो सहायक संधि में क्या था कि इसने बहुत से भारतीय राजाओं को इस सहायक संधि के तहत हड़पा। कैसे भैया? देखो, जो भी भारतीय का राज्य था, जैसे ए राज्य और बी राज्य, आपस में इनके संघर्ष रहते थे बहुत सारे के। तो ये ए राज्य से प्रॉमिस क्या करते थे कि भैया तुम एक काम करो, तुमको अगर अपने पड़ोसी से संरक्षण चाहिए तो तुम सहायक संधि को अपना लो, और सहायक संधि को यदि तुम अपना लोगे तो यहाँ पर क्या होगा, हम एक सेना दे देंगे तुमको, एक सेना दे देंगे, उस सेना का रखरखाव तुम ही करोगे, पैसा तुम ही दोगे उस सेना का, ठीक है। और इस सेना का पैसा अगर तुम नहीं दे सकते हो तो कुछ एरिया ऐसे दे देना कि जहाँ से रेवेन्यू आकर के सेना का जो खर्चा है वो निकल जाए, और साथ में तुम्हारे साम्राज्य में रहेगा एक रेजिडेंट। रेजिडेंट यानी कि कुछ भी तुम विदेश नीति वगैरह किसी चीज़ को देख रहे हो तो इस व्यक्ति के माध्यम से देखोगे, रेजिडेंट के माध्यम से। तो एक तो रेजिडेंट छोड़ते थे उस राज्य में जिसको जरूरत होती थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, और वहां पर एक सेना भेजते थे। धीरे धीरे क्या करता था, ये वेलेजली उस सेना में वृद्धि करता रहता था, और ये राज्य जो ये ए राज्य था, जब इस सेना का खर्च नहीं उठा पाता था तो धीरे धीरे इस राज्य को क्या कर लेते थे, ये हड़प लेते थे। तो थम्स अप करके बताएं तो ये वेलेजली की सहायक संधि जो एक हड़प नीति ही थी, ठीक है। आप कहेंगे भैया समझ गए, इसको सब्सिडरी ट्रीटी कहा जाता है, इसको सहायक संधि। तो सब्सिडरी जो ट्रीटी थी आपका, जो सब्सिडरी ट्रीटी थी, ये इसकी हेल्प से क्या करता था, ये भी साम्राज्य को बढ़ा रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी के को। बात क्लियर है? बताएं बॉस, बात क्लियर होगी? तो वेलेजली ने क्या किया, तो सबसे पहले मुझे बताइए उसने जो सहायक संधि की थी वो किसके साथ में की थी? तो हम सबको पता होना चाहिए 1798 में उसने सबसे पहली संधि हैदराबाद के निजामों के साथ में ही की। यानी कि अब वापस चलेंगे तो आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। 1798 में क्या हुआ, हम यही तो कह रहे थे, इसको अगर ये एरिया मिल जाए तो निजामों के साथ में इसने क्या किया, 1798 में 1798 में क्या कर ली, सहायक संधि, सहायक संधि कर ली। और सहायक संधि से ही किसको मिला लिया उसने, निजामों को अपने पक्ष में मिला लिया। निजामों को कौन बच गए भैया, बस मराठे बच गए इस समय पर। ये समझ गए ना बात को? जैसे आप देखोगे अवध का नवाब था शुजाउद्दौला, 1801 में, हम आपको भविष्य में बताएंगे, अवध को मिलाया उसने, अवध को मिलाया सहायक संधि से ही। यानी कि जो अवध क्षेत्र है ये भी हो गया, तो मराठे ही तो उनके लिए बचेंगे, और कोई थोड़ी ना बचेगा। तो मराठाओं से फिर वो संघर्ष करेंगे, उसके बाद में मराठाओं से जीतने के बाद में फिर आपका सिखों से संघर्ष करेंगे इधर। अंग्रेजों ने धीरे 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 कैप्चर किया। अच्छा, सहायक संधि जब ये लेकर के आया तो इसी बस वापस आए। अब आप समझ गए होंगे। तो तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की वजह से टीपू सुल्तान खुद कमजोर हो चुका था। उसके बाद में वेलेजली आया, और वेलेजली ने क्या किया, सहायक संधि को, और जैसे ही सहायक संधि उसने अपनाई तो 1798 में हैदराबाद यानी कि निजामी को मिला लिया अपनी तरफ। हैदराबाद अर्थात निजाम से उसने संधि कर ली, निजाम से संधि कर ली। और निजाम जैसे ही उसके पक्ष में आए उसने तुरंत ही भेजा किसको मैसेज, तुरंत भेजा उसने टीपू सुल्तान को मैसेज, टीपू सुल्तान को। और टीपू सुल्तान से ये कहा कि भाई तुमको भी सहायक संधि अपनानी चाहिए। अब टीपू सुल्तान बेचारा इसी बात में फंस गया, और क्या हुआ, टीपू सुल्तान ने बोला कि नहीं, हम सहायक संधि को नहीं अपनाएंगे। सहायक संधि को, ये टीपू सुल्तान के अलावा उन्होंने मराठों को भी कहा था सहायक संधि के लिए, लेकिन मराठे उस समय अच्छी स्थिति में थे। मराठों का नेतृत्व कर रहे थे उस समय नाना फडणवीस, हम आपको बताएंगे आंग्ल मराठा संघर्ष में। और एक थे मराठों में महादजी सिंधिया, तो उन्होंने बड़ी चतुराई से उस सहायक संधि के लिए मना किया था। तो अंग्रेज बहुत कार्रवाई नहीं कर पाए थे उनके ऊपर उस समय पर। लेकिन अंग्रेजों को दिख रहा था कि टीपू सुल्तान कमजोर हो चुका है। जिन फ्रांसीसियों का इसको सहयोग मिलता था वो आपको मुझे बताएं कि 1763 में वो पराजित ही हो चुके आपका, तो वो तो बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में नहीं थे, थोड़ा बहुत सहयोग उनको प्राप्त होता था। तो जैसे ही अंग्रेजों को मौका मिला कि टीपू सुल्तान ने सहायक संधि से मना कर दिया है, तो उन्होंने क्या किया, आपका टीपू सुल्तान पर कार्रवाई कर दी, और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हो गया। फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ आपका 1799 में। और इस कार्यवाही में क्या हुआ, फोर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध में, इसमें याद रख लेना, महल में सोते हुए टीपू सुल्तान को मार दिया गया। 1799 में टीपू सुल्तान की हत्या कर दी गई। टीपू सुल्तान की हत्या कर दी गई।
हत्या कर दी गई। कौन था इस समय पे आपका, मुझे बताएं, पूछ लिया था चौथे अंगल मैसूर युद्ध के समय जो गवर्नर जनरल था वो कौन था, तो आप कहेंगे 1799 में यहाँ पर वेलेज़ली था। और इस तरह से क्या हो गया साथी, आपका जो मैसूर साम्राज्य था उसको पूरी तरह से आपका उन्होंने अपनी तरफ मिला लिया। और एक वंशज था मैसूर साम्राज्य जहाँ जिसको आपका हैदर अली ने हड़पा था, उन्हीं के वंश का एक छोटा सा बच्चा था, उसको इन्होंने आपका कृष्णराज को आपका क्या कर दिया, मैसूर का शासक घोषित करके उसको गद्दी पर बैठा। कॉन्सेप्ट क्लियर है, जरा बताएं एक बार। सारी कहानी क्लियर है। तो हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, आपका टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान जिसकी मौत हुई, आपका टीपू सुल्तान का जीवन रहा 1750 से लेकर के 1799, यानी कि 49 वर्षों का इसका जीवन रहा। ठीक है। एक चीज क्या है, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ फ्रांसीसियों से मिलकर के स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था। स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया जिसको आप बोलते ट्री ऑफ लिबर्टी। स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगवाया था, टीपू सुल्तान ने। ठीक है। मेड ए ट्री ऑफ लिबर्टी। लिबर्टी। दूसरी चीज क्या मैंने आपको बताई थी, जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब किस देश में हुआ करता था, बताएं फटाफट से। जैकोबिन क्लब का सदस्य बना था। जैकोबिन क्लब का सदस्य बना, यानी जैकोबिन क्लब की सदस्यता इसने ग्रहण की थी। ग्रहण की, क्या बोलेंगे, टुक मेंबरशिप ऑफ। बताएं भैया किस देश में था जैकोबिन क्लब, फ्रांस में। बहुत कमाल। टुक मेंबरशिप ऑफ जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब ये फ्रांस की स्वतंत्रता में वहां पर एक ग्रुप था। क्या बोलेंगे, भारत को मिसाइल प्रणाली देने वाला व्यक्ति है। भारत को मिसाइल प्रणाली के शासक ने दी थी। मिसाइल प्रणाली, क्या बोलेंगे, मिसाइल सिस्टम टू इंडिया। मिसाइल सिस्टम टू इंडिया। अब ऐसे मत कह लेना कि भैया भारत में मिसाइल, तो उसका जनक तो APJ अब्दुल कलाम जी को कहा जाता है। वो आज़ाद भारत की बात है, जब आज़ाद भारत में 1982-83 में एक प्रोग्राम शुरू हुआ था, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको हम बोलते हैं IGMDP शुरू हुआ था 1982-83 में। वो APJ अब्दुल कलाम जी के समय पर आज़ाद भारत में शुरू। ओके, बोलेंगे कोई दिक्कत, कोई परेशानी। वेरी गुड, बात समझ में आई सारी, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आंगल मैसूर युद्ध में। तो आप क्या समझ रहे होगे, अब थोड़ा सा इमेजिन करना भारत के नक्शों पर। आज का आपको हम होमवर्क देते हैं और अपनी कॉपी पर एक रफ नक्शा आप बनाना, और अब तक अंग्रेजों की जो स्थिति है उसके बारे में आप देखना कि अंग्रेज किधर किधर कामयाब हो चुके हैं आपका, और धीरे धीरे अंग्रेज किस तरह से पूरे भारत को टेक ओवर कर लेंगे और किस तरह भारत को एक अपना पूर्ण उपनिवेश बना लेंगे। यही हमारी कहानी चल रही है। उम्मीद करेंगे बहुत धैर्य के साथ में आप इसको सीखते होंगे। ओके, यहाँ पर आएंगे, शुरू करें, मुझे बताएं फटाफट से। श्रीरंगपट्टनम में हस्ताक्षरित प्रसिद्ध शांति संधि द्वारा कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था। श्रीरंगपट्टनम कब हुई थी, तीसरे आंगल मैसूर युद्ध से। वर्ष बोले तो जब अंत हुआ, यानी कि 1792 में। बताएं जी, किस आंगल मैसूर युद्ध और कौन से वर्ष में टीपू सुल्तान की हत्या हुई थी। चौथे में हुई है। चौथा कब हुआ, 1799 में हुआ। 18वीं सदी में अंग्रेजों ने मैसूर शासकों के साथ में कितने युद्ध लड़े थे, टोटल 4 वॉर लड़े। पहला कब लड़ा भैया, 1767 से 69। कौन सी संधि हुई बताएं, मद्रास की संधि हुई। दूसरा आपका 80 से 84, उसमें मंगलौर की संधि। तीसरा 90 से 92 श्रीरंगपट्टनम की संधि, श्रीरंगपट्टनम की। और चौथा 1799 में। उम्मीद करूंगा आपके फिंगर टिप्स रहेंगी ये। 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था। किसने किया था, तो ये हैदर अली ने स्थापित किया था जब वो वहाँ का प्रशासक बना था। टीपू सुल्तान के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी थी, तो क्या बोला, श्रीरंगपट्टनम उसकी राजधानी हुआ करती थी। 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद में आपका मैसूर का राजा किसको बनाया गया था, कृष्णराज III को, उन्हीं के परिवार को। कृष्णराज पहले था, चिक्का कृष्णराज या वाडियार द्वितीय मैंने बताया था, तो उसके बाद में किसको बना दिया गया, चिक्का कृष्णराज को, यानी चिक्का कृष्णराज तृतीय को। निम्नलिखित में से किस संधि पर हस्ताक्षर करके द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था, तो सेकंड एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था मंगलौर की संधि से, जिसमें सभी क्षेत्र क्या हो गए थे,
वापस कर दिए गए थे। ओके, आगे आएंगे। श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को अंग्रेजों को सौंपा गया था? कौन सा क्षेत्र था, बताएं। थोड़ा लॉजिक लगा के बताना है, किस चीज़ के लिए लड़ाई चल रही थी। कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि आपने नहीं पढ़ा हो, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आप क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर सकते, बड़ी आसानी से। अरे नहीं, मालाबार, मालाबार की किस क्षेत्र को? श्रीरंगपट्टनम आपका मालाबार हो गया। मैसूर को नहीं, निम्नलिखित में किस क्षेत्र को? तो मैसूर को सौंपा गया, मैसूर को। मालाबार को तो वो हड़पेंगे। मैंने अभी आपको एक बात कही थी कि कुछ हिस्सा छोड़ करके मालाबार का, बहुत सारा हिस्सा तो उन्होंने ले लिया, लेकिन कुछ हिस्सा उन्होंने क्या कर दिया था, आपका मैसूर के पास भी बचा हुआ था। तो अगर आप मैसूर कहें तो मैसूर के लिए संघर्ष चल रहा है अभी, तो मालाबार तो उसके अधीन खुद ही आ जाएगा। टीपू सुल्तान और के बीच 1792 में 1792 में 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर 1792 में कौन था? आपका कार्नवालिस था। कौन था? कार्नवालिस था। ओके, कार्नवालिस था। आगे आएंगे। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष टी ऑफ लिबर्टी किसने लगवाया था? समझ गए तुम? मुस्कुराने की वजह, मुस्कुराने की वजह तुम हो। क्या बोलेंगे इसमें, बताएं जी। ट्री ऑफ लिबर्टी सी टीपू सुल्तान ने लगवाया था, टीपू सुल्तान ने। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच श्रीरंगपट्टनम की संधि में शामिल नहीं था? श्रीरंगपट्टनम की संधि, 3 करोड़ रुपए देना पड़ेगा, हाँ जी बात था। आधा हिस्सा अंग्रेजों को देना पड़ेगा, हाँ जी। टीपू के 2 बेटे बंधक होंगे, हाँ जी। टीपू को सहायक संधि स्वीकार करनी होगी, ये नहीं था। क्योंकि देखो, क्योंकि जो साथी आपका श्रीरंगपट्टनम का वो 1792 में, और सहायक संधि किसने शुरू की थी? आप लॉजिक लगाओगे, सहायक संधि तो आपका जब आया, आपका कौन? वेलेजली आया। तो वेलेजली आया 1798 में, तो वेलेजली ने इसको शुरू किया। इस समय पर तो सहायक संधि का नामो निशान भी नहीं था। क्या बोलेंगे? सहायक संधि का इस समय पर नामो निशान भी नहीं था। अब हम आपको एक होमवर्क देते हैं, वो लिखना। होमवर्क क्या है? पिछला एक क्वेश्चन देंगे आपको, होमवर्क नहीं, आपसे हम पूछेंगे कि डिंडीगुल जो था, अभी नहीं, क्लास के बाद में आंसर करना है। डिंडीगुल में जो आपका मॉडर्न आर्मरी खुली थी, आधुनिक शस्त्रागार, आधुनिक शस्त्रागार, वो किस वर्ष में स्थापित हुआ था? अभी कोई आंसर नहीं देगा, जो अब आंसर देगा वो फेल हो जाएगा, देख लेना। आधुनिक शस्त्रागार की, आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किस वर्ष में हुई? किस वर्ष में हुई? किस वर्ष में हुई? बाद के लिए दिया है क्वेश्चन, जो लोग वीडियो को बाद में देख, तब आंसर करना। ओके सर, आपने डॉग क्यों लिख दिया? अरे भाई क्या बताऊं मैं तुम्हें, धीरे धीरे जान जाओगे। अभी जब तुम आधुनिक इतिहास को भी तो पढ़ना शुरू किया है तुमने, आधुनिक इतिहास ही तो आपको सब कुछ सिखाता है। उस मानसिकता से धीरे धीरे गुजर जाओगे, निकल जाओगे। जब क्रांतिकारी कहानियां पढ़ोगे ना, जब भगत सिंह का संघर्ष जानोगे इस कक्षा में, अन्य भारतीय क्रांतिकारियों के जब संघर्ष जानोगे, जब शहीदों के संघर्ष जानोगे, शहीद भगत सिंह जी को पढ़ोगे, अन्य क्रांतिकारियों को पढ़ोगे, तो अपना आप भूत निकल जाएगा। खुद डॉग लिखने लग जाओ, प्रत्येक व्यक्ति को डॉग लिखने लग जाओ। अच्छा, लॉर्ड कौन होता है ये बताओ जरा, आपकी नज़र में लॉर्ड कौन है? बोले जी सम्मान सूचक शब्द है, बोलते माई लॉर्ड, बोलते ना बहुत सारे लोग ऐसे बोलेंगे सम्मान सूचक शब्द। सम्मान किसको दिया जाता है? पिताजी को तुम बोल दोगे बाप, माता को बोल दोगे तुम माँ। कभी लगाया उनके नाम के आगे तुमने गॉड या ईश्वर, अपने पिता के नाम के आगे या माता जी के नाम के आगे आपने कभी लगाया हो? कि माता जी के नाम के पहले हम इस्तेमाल कर लेते हैं, देवी हैं वो तो हमारी, पहले तो परंपरा ये थी कि माताओं के नाम के अक्सर नाम के साथ में देवी लगता था, जैसे हमारी माता जी का नाम है सुधा देवी। अब तो वो परंपरा भी भारत से ख़त्म हो गई है, अब तो उसकी जगह सरनेम ने ले ली है। तो पहले देवी का मतलब ही ये था ना कि वो हमारे लिए पूजनीय है, और पिता के नाम के साथ हम लगाते नहीं थे। अंग्रेजों को तुमने, अंग्रेजों ने अपना इतिहास लिखा, उन्होंने अपनी व्यवस्था में खुद को लॉर्ड लिख दिया या कुछ भी लिख दिया, हम उसको पालन करने लगे। हम तो नहीं लिखते, हमारी मर्जी, हमें तो नहीं लगता लिखने की जरूरत है, किसी व्यक्ति का नाम ले लेंगे। भारतीय इतिहास में इतने महान व्यक्ति हुए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नाम के आगे इन अंग्रेजों ने कभी लगाया ईश्वर तुल्य? आप मुझे बताएं। या कभी ज्योतिबा फूले जी के नाम के आगे इन्होंने लगाया हो, या लक्ष्मीबाई जी के नाम के आगे, या शहीद आजम भगत सिंह, हमने ही तो टाइटल दिए। या अन्य जितने भी सभा सुधारक, राजा राम मोहन राय जी के नाम के आगे लगाया, स्वामी विवेकानंद जी के नाम के आगे लगाया इन्होंने, वो तो हमारे राजा दे देते थे। दयानंद सरस्वती जी के नाम के आगे इन्होंने लगाया? बताएं आप मुझे। धुंधो आपका जो केशव कर्वे थे, उनके नाम के आगे लगाया इन्होंने कभी भी?
तो आप कहेंगे नहीं, तो फिर आप क्यों लगाते हैं जब उन्होंने आपके महान समाज सुधारकों के नाम के आगे नहीं इस्तेमाल किए? तो आप उनके नाम के आगे क्यों थोप रहे हैं कुछ भी? तो जबरन शिकार नहीं बनना है ना, जबरन शिकार बनोगे तो कैसे बात बनेगी। ओके, तो भैया ये आपका आज का होमवर्क है, आंसर जरूर लिखना। लिखेंगे भैया किताब किताब में कहीं भी मिलेगा लिखा हुआ, उसको काट और देंगे, कहीं भी लिखा हुआ होगा काट देंगे। ठीक है, कुछ नहीं, उस मानसिकता से बाहर निकलना है। अपने पास पूछने के लिए बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस देश की एकजुटता के लिए काम किया है, जिन्होंने इस देश को एकीकृत किया है। हम उन लोगों को बिल्कुल सम्मान नहीं देंगे जिन्होंने इस देश को बांटा, जिन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति का पालन किया, जिन्होंने इस देश को ऐसा बीज दे दिया पाकिस्तान जैसा, जो आज भी कभी भी अंकुरित होकर के हम लोगों को परेशान करता रहता। वो सिर्फ अंग्रेजों की समझ थी। हमारे जो देश में कभी अंग्रेजों के आने से पहले आप देखोगे हमारे देश में कभी भी हिंदू और मुसलमानों के बीच में खाई नहीं थी। हिंदू और मुसलमान इस देश में एक आपसी भाईचारे के साथ रहते थे, भ्रातृत्व के साथ में रहते थे। लेकिन हिंदू और मुसलमानों के बीच में खाई पैदा करने का काम किसने किया? तो वो खाई पैदा करने का काम भी किसने किया? वो अंग्रेजों ने किया। तो हमारे लिए तो बिल्कुल भी पूजनीय नहीं है जिन्होंने इस देश को ऐसी व्यवस्थाएं दी जिनको देश आज भुगत रहा है, या देश आज जिनसे परेशान है। ठीक है, भविष्य में तो हम यही उम्मीद करेंगे कि वो व्यवस्थाएं बदलेंगी और देश फिर से उसी यूनाइट तरीके से एक साथ खड़ा होगा, और देश हित के जब भी मुद्दे होंगे तो देश एक साथ खड़ा होगा। जैसे अभी आपने देखा हाल ही में पहलगांव घटना पर पूरा देश, सभी धर्म और सभी जाति के लोग उस पर एकजुट हुए। जो नहीं हुए हमें उनके ऊपर धिक्कार है कि वो इस देश का हिस्सा है। ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। मिलते हैं 3 बजे। कल प्रैक्टिस सेशन किया था ना, हर रोज करना। 30 क्लास होंगी, 30 क्लास वो यूनिफाइड अलग है। आप ये समझ लो नायक 2.0 जो जीएस सेट चल रहा है वो आपके दिल और जहन में बसा हुआ होना चाहिए। ठीक है, 3 बजे वो क्लास लगानी है। और जब तक वो 30 क्लासेस होंगी तब तक हम इन क्लासेस का टाइम थोड़ा कम रखेंगे, क्योंकि आपके लिए घंटों का भी मीनिंग है। ऐसे नहीं है कि आपको हम लगातार पढ़ाते रहें और 3 बजे तक यहाँ पढ़ाएं और फिर 3 बजे वहाँ पढ़ा दें। तो हमेशा एक गैप रखेंगे। ठीक है, क्योंकि अब हमारी चीज़ें धीरे धीरे खत्म होती। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत सबको। हाँ, एक चीज़ और सिखानी थी, आज थोड़ा सा टाइम है। जो मैंने आपको प्रोसेस बताया था, जो साथी मैनिफेस्टेशन है उसको आप कर रहे हैं। मैनिफेस्टिंग मैंने कहा था, मैनिफेस्टिंग आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अपनी चीज़ों को इमेजिन कर रहे हैं? अपनी चीज़ों को आपने लिखा कि आप ज़िंदगी में चाहते क्या हैं, आप ज़िंदगी में चाहते क्या हैं। अब आप कहेंगे भैया आपने जो चाहा होगा, तो वो जो लक्ष्य है ना आपका, जो लक्ष्य आपने चाहा है वो लक्ष्य आपको हमेशा बड़ा सोचना है, बड़ा। ठीक है ना, वो नहीं, क्योंकि देखो हम में से बहुत सारे लोगों में से, आप में से ज़्यादातर बच्चे ग्रामीण परिवेश से होंगे। एक बार एक पोल क्रिएट करना, गांव और शहर ऐसे लिख के, या विलेज और सिटी कुछ भी लिख दो। तो मैं ये मानता हूँ कि अपनी कक्षा में शायद आपका 80% से ज़्यादा बच्चा रूरल एरिया से होगा, गाँवों से होगा। तो जो गांवों से बच्चे होंगे तो वो हमेशा एक बड़ा लक्ष्य सोचते समय डरते हैं, क्योंकि हमारे मन में साथी 2 चीज़ें होती हैं, डर और संदेह। मैं आज उससे आगे की चीज़ आपको सिखा रहा हूँ मैनिफेस्टिंग में, कि आपने लक्ष्य तो अपना सोच लिया होगा, आपने उसको इमेजिन भी कर लिया होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ वो आपको एक हैप्पीनेस दे रहा होगा कि हाँ आप ये कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर अभी भी आपने जो लक्ष्य अपना सोचा होगा, एक बार पोल में बताना कितने बच्चे सिटी से हैं और कितने बच्चे विलेज से हैं। ठीक है, 90% आना चाहिए लगभग। तो क्या बोलेंगे आपका? तो आप कहेंगे भैया वो डर और संदेह जो हमारे अंदर है, वो हमको जो अपना लक्ष्य है वो बड़ा मानने से हमेशा क्या करते हैं, आपका बड़ा मानने से जब हम अपने लक्ष्य को सोचते रहते हैं तो वो हमेशा रोकने का प्रयास करते हैं। कि आप एक तो चुनोगे, आप कहोगे नहीं यार इतनी बड़ी चीज़ तो मैं कर ही नहीं सकता, ये तो संभव ही नहीं है। ठीक है, और ये तो मतलब इतनी बड़ी चीज़ है कि पॉसिबल नहीं है। देखो मैं भी विजन बोर्ड पे काम करता हूँ, मेरा भी कुछ लक्ष्य है अपने जीवन में जो मुझे प्राप्त करना, और मैं उस लाइफ को जीता हूँ और मैं उसको प्राप्त करके रहूँगा। ये मैं तुमसे कसम से बोल रहा हूँ। ठीक है, कि मेरी भी एक जर्नी है आप लोगों के साथ में ही, और उसको हम प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो उसमें हमेशा डर होता है, संदेह होता होगा आपको, यार ये मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, ऐसे छोटा टारगेट लिख लेता हूँ। जैसे मान के चलो आपने लिख दिया कहीं पे, किसी ने, किसी का ड्रीम यूपीएससी होगा, वो कहेगा नहीं यार मैं तो यूपीएससी के लिए हूँ नहीं, फिर वो अपना पीएससी लिख दे, बोले पीएससी भी नहीं, पहले एक काम करता हूँ सीजीएल कर लेता हूँ, और सीजीएल, फिर उसको लगेगा नहीं सीजीएल के लायक भी मैं भी नहीं हूँ, मैं तो किसी स्टेट बोर्ड के एग्जाम को देख लेता हूँ, स्टेट के को। तो इस तरह के हमारे अंदर एक डर है। अब आपको ये देखना है कि वो कौन सा डर था जिसकी वजह से आपने एक छोटा टारगेट चुना और एक बड़े टारगेट को आप नहीं, मतलब अभी तो सिर्फ इमेजिन करना है ना। तो आप कहेंगे भैया मैं डर और संदेह की स्थिति में नहीं आऊंगा। ये वही चीजें हैं जो लक्ष्य को प्राप्त करने से रोकती हैं। आपको देखना कि मैं डर क्यों रहा हूँ। अच्छा मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं स्टेट एग्जाम के लायक हूँ, स्टेट भी दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, पहले उसको भी देना है आपको।
लेकिन आप इससे क्यों डर रहे हैं कि इसको कट कर देते हैं, इसको कट कर देते हैं, क्यों? इनके लिए तो साथी आपका हमेशा ह्यूमंस ने ही परीक्षा दी होंगी ना, इंसानों ने ही दी होंगी। ग्रामीण परिवेश, शहरी क्षेत्र का हर बच्चा परीक्षा देता है, तो इन सबको तैयार करने के लिए कुछ मापक होते होंगे, कुछ स्टैंडर्ड होते होंगे, वो स्टैंडर्ड ही तो फॉलो करने हैं। तो आपको ये प्रॉमिस करना है कि मैं उन स्टैंडर्ड्स को फ्यूचर में फॉलो करूंगा और मैं इसको भी पाऊंगा। तो विजन बोर्ड पर लक्ष्य बड़ा होना चाहिए और आप अचीव करोगे। बहुत, मैं कह सकता हूँ फिर से आपसे इस बात को बार बार, कि बहुत औसत छात्रों ने बहुत बड़ी परीक्षाएं साथी सफल की हैं, और उसका कारण होता है सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूटी, निरंतरता। दो चीज लिखना आज, डर और संदेह, इसको काट देना। आपके जो भी डर हों उसके 5 पॉइंट जरूर लिखने हैं आज आपको। 5 पॉइंट, आप किन चीजों से डरते हो कि आप क्यों नहीं कर पाओगे, वाई, ये लिखना है आपको, अपने शब्दों में लिखना है कि क्या कारण है कि मुझे लगता है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, और फिर उनको दूर करना है धीरे धीरे। तो दूसरा स्टेप हो गया, हमको 7 स्टेप आपको सिखाने हैं अभी। डर और संदेह आया होगा बहुत सारे साथियों के बीच में, पक्का आया होगा, मुझे पता है। जिन्होंने सही में मैनिफेस्टेशन किया होगा या जिन्होंने सही में मेडिटेशन में उस चीज़ को फील करना शुरू किया होगा, उनको लगा होगा कि हाँ कुछ चीज़ें हैं जो हमको रोक रही हैं, इसलिए से हम अपना टारगेट छोटा करते हैं। तो आप ये नहीं करेंगे, ओके? तो आगे फिर बाद में चलेंगे, तीसरे स्टेप की तरफ आगे बढ़ेंगे, जब 2 3 4 दिन आप इन दोनों चीज़ों का एक बैलेंस बनाओगे, और धीरे धीरे आप देखोगे आप ऊंची ऊर्जा की तरफ उठते जाओगे। हाई साथी जो आपका वाइब्स है उनकी तरफ आप जाएंगे। थैंक यू, मस्ते, जय।